Hello everyone. Today we have a very special guest with us. आपके favorite maths teacher, Mr. Aditya Patel from Winners Institute, founder and CEO. Hi sir. हेलो रेविका जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड आई होप कि ये हमारा जो कॉन्वर्सेशन है उससे काफ़ी कुछ चीज़ें स्टूडेंट को आज अच्छी मिले। I am sure there are a lot of students जो आपके insights जानने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। Definitely. So when we start, so Winners Institute, आपकी इंस्पिरेशन क्या थी and how did you start with Winners Institute? मतलब पहले मैं ये थोड़ा क्लियर करूंगा कि जो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड नहीं होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल चैलेंजेस उन बच्चों को होते हैं। और मैं भी उसी बैकग्राउंड से निकला हूँ तो मैं काफ़ी बेटर उस सब कंडीशंस को समझ पाता हूँ, क्योंकि मुझे भी कोई ऐसा खास गाइडेंस नहीं मिल पाया। जो किया खुद से किया और फिर उसके बाद काफ़ी सारे एग्जाम्स निकाले। अराउंड मैंने 10 to 12 गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्लियर किया और अराउंड 2 to 3 इयर्स गवर्नमेंट जॉब भी किया। बट जब मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि जो स्ट्रगल मैंने किया है, जो मेरे लर्निंग पॉइंट्स हैं और जितना गाइडेंस मैंने पूरा गेन किया है, ये सब वेस्ट हो जाएगा अगर मैं अपने जॉब को कंटिन्यू करता हूँ। बिकॉज मेरी लाइफ तो ठीक है, सेटल्ड है, अच्छा जॉब है, बट ये पूरा एक्सपीरियंस वेस्ट हो जाएगा। और वो एक थॉट था कि जिस दिन मैंने अपना फर्स्ट जॉब ज्वाइन किया था, गवर्नमेंट जॉब LIC में, तब ये दिमाग में आया कि नहीं, मुझे इस चीज को सभी स्टूडेंट तक शेयर करना है। अगर ये चीज उन बच्चों तक पहुंचती है तो उनका काफी टाइम बच सकता है, क्योंकि मुझे तो गाइडेंस नहीं मिला, बट अगर उन्हें ये सब चीजें डायरेक्ट मिल जाएगी तो उनका काफी टाइम सेव हो जाएगा। राइट। तो इसलिए फिर ये आया कि हाँ, मुझे इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है और इस एक्सपीरियंस को, नॉलेज को हर बच्चे तक पहुंचाना है। सो सिंस आप नॉलेज की बात कर रहे हैं एंड आप खुद इस पूरी साइकिल से निकले हैं, Right. सो आपके हिसाब से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, माइंडसेट या नॉलेज? फर्स्ट यहाँ पर अगर देखें तो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बहुत अच्छा कोटेशन भी है कि सक्सेस के लिए 80% माइंडसेट मैटर करता है एंड 20% नॉलेज मैटर करता है। आपके पास नॉलेज है बट आप नेगेटिव थॉट से ही गुजर रहे हो, आपके दिमाग में यही चल रहा है। बच्चों के साथ होता भी है कि उन्हें लगता है पता नहीं मेरा हो पाएगा या नहीं, इतने लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं। सो अगर नेगेटिविटी के साथ आप आगे बढ़ोगे तो रिजल्ट नेगेटिव होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। सो माइंडसेट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रख रहे हैं, आपको खुद पे एक भरोसा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे हम कहते हैं, अगर ये चीजें हैं, इसके साथ आप आगे बढ़ते हो, सो डेफिनेटली आपकी सक्सेस बहुत वहां पे मिलने के चांस होते हैं। मैं खुद ये मानता हूं कि टैलेंट से भी ज्यादा आपका माइंडसेट और आपके एफर्ट्स मैटर करते हैं। कि आपने जो भी बैकग्राउंड रहा हो, मैं अक्सर क्लास में कहता हूं कि आप बहुत गरीब घर से हो, आपने गवर्नमेंट स्कूल में अपना एजुकेशन लिया है, आपके माता पिता बहुत आर्थिक स्थितियों से जूझ रहे हैं, बट वो सब मैटर नहीं करता है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि एट प्रेजेंट आप अपने एफर्ट्स क्या लगा रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, वो सक्सेस आपको अचीव कराती है। सो आई थिंक माइंडसेट कम्स फर्स्ट, सबसे पहली चीज वही इंपॉर्टेंट है। वेरी वेल सेड। सो जैसे जब लोग मल्टीपल अटेम्प्ट्स करते हैं, एक बार, 2 बार, और फिर मल्टीपल अटेम्प्ट्स में फेल होने के बाद फिर वो गिव अप कर देते हैं, फिर वो दूसरे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने लग जाते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए आपकी क्या एडवाइस है? यहाँ पे 2-3 चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट प्रिपरेशन की इस जर्नी में आया है तो एक ईयर्स का तो प्लान होना चाहिए। क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी हमने देखे हैं कि 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, इवन UPSC जैसे एग्जाम्स में आप देखोगे तो 10 ईयर्स से ज्यादा वो प्रिपरेशन ही कर रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग तो ये होनी चाहिए कि आपका एक टाइम ड्यूरेशन तो होना चाहिए कि मुझे इतनी ईयर्स अपने लाइफ के इस चीज में देने हैं, नॉट बियॉन्ड दैट। क्योंकि और दूसरा, हमें ये भी बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि हर बच्चा सक्सेस हो जाए ये भी बड़ा डिफिकल्ट है। क्योंकि हो सकता है कि आप इसके लिए ना बने हो, आप शायद कहीं और कुछ अच्छा कर सकते हो। सो हमें एफर्ट्स लगाने हैं, यहाँ पे पूरा ट्राई करना है, अच्छे गाइडेंस में चलना है, अच्छी बुक्स, अच्छा कंटेंट, सारी चीजें हैं। बट 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ चीजें छूट रही हैं, सो हमें बेटर है कि कुछ और ऑप्शंस जरूर देखने चाहिए। सो यस, यहाँ पे स्टूडेंट के साथ ये होता है, कहीं ना कहीं प्रोसेस भी कई बार होती है कि हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो पैटर्न है, आपको भी अगर पता हो कि एग्जाम्स निकल रहे हैं, रिजल्ट्स काफी लेट आ रहे हैं, ज्वाइनिंग में टाइम लग जाता है, तो वो एक प्रोसेस भी थोड़ी सी यहाँ पे
हो जाती है जिससे टाइम वेस्ट होता है, बट कहीं ना कहीं एक टाइम बाउंड हमें लेकर चलना चाहिए इसमें। सो जैसे जब आप बुक्स की बात कर रहे हो, कंटेंट की बात कर रहे हो, प्रिपरेशन की, सो मार्केट में इतनी सारी बुक्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे इतने सारे यूट्यूबर्स हैं जो टीचर्स हैं, पढ़ा रहे हैं। सो इतनी सारी बुक्स के बीच में हाउ इज विनर्स इंस्टीट्यूट स्टैंडिंग आउट? तो आप ऐसा क्या डिफरेंट लेके जा रहे हो बच्चों के पास कि उन सब में से हम इस पे डिपेंड करेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज, जैसा आपने कहा कि बहुत सारे टीचर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, आजकल हो यही रहा है कि टीचर ना रह के या तो कंटेंट क्रिएटर बन गया है या यूट्यूबर बन गया है या वो एक अच्छा रील आइकन बन गया है कि वहां पे उसको वायरलिटी चाहिए। मैं स्पेशली या विनर्स इंस्टीट्यूट के केस में हम ये समझते हैं कि हम अभी भी टीचर हैं और वही बने रहना चाहते हैं, क्योंकि जब आप अपना रोल अच्छे से प्ले करेंगे तो ऑटोमेटिक उसके रिजल्ट्स और सारी चीजें भी वैसी मिलेंगी। तो हम सबसे पहले तो यही ध्यान रखते हैं कि हमें जो हमारा कंटेंट है वो पूरा क्वालिटी ओरिएंटेड होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, कि अगर हम क्लासेस भी डिलीवर कर रहे हैं, हम बुक्स अगर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज, इस प्रकार की जो भी यूजफुल कंटेंट स्टूडेंट के लिए है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो कंटेंट अपडेटेड हो, जिस लेवल के क्वेश्चंस अभी एग्जाम में चल रहे हैं उससे रिलेवेंट वो होते हों। ऐसा नहीं कि बस कई बार होता है कि लास्ट 8-10 ईयर से सेम क्वेश्चंस और सारी चीजें लोग रिपीट कर रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम हर साल जो एग्जाम के पैटर्न और नए क्वेश्चंस आते हैं उनको रेफर करते हुए उन क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हैं। सो क्वालिटी कंटेंट पर हमेशा हमारा बहुत फोकस होता है। और जैसा मैंने कहा कि हम टीचर बने रहना चाहते हैं और वही बन के खुश हैं, कि हमें ऐसी कोई चीजें नहीं करना है कि वायरल होने के चक्कर में हम कुछ भी बोल दें, कुछ भी एक्ट कर दें, कुछ भी वीडियो बना दें। और अगर आप विनर्स को या मेरा पेज एनालिसिस करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हम बहुत स्ट्रेट एकदम सीधे चलने पर भरोसा करते हैं कि हम सही चीजें डिलीवर करें बजाय बच्चों को गुमराह करने के। वो, और मुझे लगता है कि टीचर की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप बच्चों को अपने फायदे के लिए या सिर्फ गुमराह करने के लिए आप कुछ भी बना रहे हो, वीडियो डाल रहे हो, सो वो गलत है। और बच्चों को भी इस चीज को समझना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं बच्चे वास्तव में भोले होते हैं, नहीं समझ पाते हैं चीजें, कई बार अपना बहुत सारा टाइम और पैसा बर्बाद भी कर लेते हैं इन चीजों में। बट स्टूडेंट को भी इस बात को समझना होगा कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। सो जैसे जब इतने सारे स्टूडेंट्स आप पे डिपेंड करते हैं, आप पे एक्सपेक्ट करते हैं आप लोगों से, सो क्या आपको वो चीज़ प्रेशराइजिंग लगती है? इज दैट अ प्रेशर दैट यू हैंडल सो मेनी एक्सपेक्टेशंस, लाइक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉलो यू, राइट? सो हाउ डू यू डील विद दैट? प्रेशराइज तो बिल्कुल हमें फील होता है, खासकर क्योंकि जब हम दूसरे किसी टीचर की तरह नहीं बन पाते, जहां बच्चों को एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो इस टाइप के वीडियो बनाते हैं या इस टाइप की चीजें वो ले रहे हैं। तो क्योंकि बच्चा नया है, लाइक मैं पिछले 15-18 सालों से टीचिंग कर रहा हूँ, खुद ने सिलेक्शंस लिए हैं, एज ए स्टूडेंट सारी चीज़ों को देखा है। सो वो हमें पता होता है कि हमें क्या डिलीवर करना है, स्टूडेंट के लिए क्या बेस्ट रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ हम डेफिनेटली फेस करते हैं कि जो ज़्यादा दिखाता है या बड़ा चढ़ाकर बताता है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हालांकि बाद में समझ में आता है स्टूडेंट को भी कि ये चीज़ सही नहीं है, बट हाँ, एक प्रेशर हमारे ऊपर होता है। लेकिन हम कहीं ना कहीं बच्चों को वो समझाने की भी कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों का कोई लाइफ नहीं है या इन चीज़ों से आपको कोई फायदा नहीं हो जाएगा कि हम आपके लिए कुछ भी उसमें कर जाएं। सो एक ट्रस्ट है विनर्स। मुझे लगता है कि अगर आप किसी विनर्स के स्टूडेंट को या बहुत सारे स्टूडेंट में जब आप एनालाइज करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, विनर्स में दिखावा या ऐसी गुमराह करने वाली चीजें हम नहीं करते हैं, बहुत क्वालिटी कंटेंट रखते हैं। इंफॉर्मेशन जो बेस्ट होती है, बेस्ट एनालिसिस के साथ होती है, वो हम हमेशा देने का प्रयास करते हैं। सो जैसे जो आप बुक्स डिलीवर करते हैं अपने बच्चों को, सो कितने सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो वो आपकी जो बुक्स है उनको सिंप्लीफाई कैसे करती हैं स्टूडेंट्स के लिए? हाँ, बेसिकली हमारा हमेशा प्रयास यही होता है कि जो हमारी लर्निंग है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, उस सबको उन बुक्स के अंदर डालना है। जैसे स्पेशली मैं मेरी जो मैथ्स की बुक है उसकी बात करूं, हमने उसको मैथ्स प्रो नाम दिया है। सो जितनी भी ट्रिक्स हैं या जो शॉर्टकट्स हो सकते हैं जिससे क्वेश्चंस को हम विद इन सेकेंड सॉल्व करते हैं, क्योंकि जनरली जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं उनमें या तो लॉन्ग मेथड्स हैं या फिर एक्स वाली मेथड्स हैं, जिससे जनरली हम स्कूल टाइम से डरते आए हैं। और क्योंकि मैं खुद एक वो स्टूडेंट रहा हूँ, आज मेरी पहचान डेफिनेटली मैथ सब्जेक्ट से, बट स्कूल टाइम में अप टू 10th मतलब मैथ सब्जेक्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। और आफ्टर 10th मैंने अपने पेरेंट्स से भी कहा कि मैं कुछ भी सब्जेक्ट ले लूंगा, बस मैथ्स नहीं होना चाहिए।
सो मुझे कहीं ना कहीं बाद में समझ में आया कि मैथ सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बट जिस तरीके से स्कूल में उसको पढ़ाया है कि हमें फॉर्मूले रटना है और चीज़ों को बस रट्टा मारना है, लॉन्ग मेथड से सॉल्व करना है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं गलत थी। क्योंकि मैं खुद मैथ्स से भागा हूं तो मैं बहुत अच्छे से उस माइंडसेट को समझ सकता हूं कि मैथ्स का डर क्या होता है। वो एक्सपीरियंस हम बुक्स में डालते हैं, वो शॉर्टकट्स, वो अच्छे जो ट्रिक्स हैं वो हम डालते हैं और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। इवन जो मैथ्स की बुक्स की बात करूं तो शायद हमारी बुक सबसे पहली ऐसी रही है जहां पे क्यूआर की भी हमने फैसिलिटी दी कि आप स्कैन करोगे, वीडियो प्ले होगा, और वो भी ओपन प्लेटफॉर्म, मतलब आपको कहीं ऐप पर भी नहीं जाना है, यूट्यूब पर वो डायरेक्ट वीडियो प्ले होता है। और ये तो मैथ्स की बात हुई, लेकिन अगर हम इंग्लिश की बात करें, रीजनिंग की बात करें, जीएस साइंस की बात करें, तो हर एक बुक में हमारा यही प्रयास होता है कि बहुत इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज हो। सब्जेक्ट्स बहुत वाइड होते हैं, कंटेंट सिलेबस बहुत सारा होता है, लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड है, इंपॉर्टेंट है, वो सब चीजें बुक्स के अंदर हो, ताकि स्टूडेंट को एक ही सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक लेना पड़े। नहीं तो एक ये भी होता है कि एक ही सब्जेक्ट के लिए आपको मल्टीपल ऑथर्स या पब्लिकेशंस की बुक लेनी होती है। हम बहुत स्टडी करके ऐसा बुक या प्रोडक्ट हम बनाते हैं जो आपका वन टाइम सॉल्यूशन है कि हाँ, ये एक अगर आपने ले लिया तो आपको फिर कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। सो आई पर्सनली डू रिलेट विद वो मैथ्स का फोबिया वाला थिंग। राइट। आई हैव नेवर लाइक्ड मैथ्स, बट आप एक बार अगर कभी आपको टाइम मिले तो आप सिंपल यूट्यूब पे आपको कोई भी मैथ्स का वीडियो देखना, आप एक बार मेरा वीडियो देखेंगे ना, आपको लगेगा कि हाँ, ऐसा भी मैथ्स हो सकता है, हमने कभी सोचा नहीं था। नहीं, आई विल डेफिनेटली डू दैट। सो जैसे मैथ्स के लिए भी और अलग सब्जेक्ट्स के लिए भी लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करते हैं, तो मैंने ऐसा सुना है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा कॉन्सेप्ट है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आजकल मोटिवेशन से ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स पे। तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है? एक्चुअली क्या होता है कि कुछ टीचर्स जब इस तरीके की चीजें करने लगते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म पे चीजें होती हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट दूसरों पर भी पड़ता है। उन्हें लगता है कि हाँ, ऐसा करने से, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जब कोई टीचर क्लास लेता है और अगर कोई कंट्रोवर्सी का वीडियो आएगा, सो डेफिनेटली कंट्रोवर्सी पर मिलियंस में व्यूज होंगे। इट्स ऑल अबाउट डिमांड सप्लाई, कि बच्चों को फन एलिमेंट थोड़ा सा देखना होता है कि किसने किसके बारे में क्या कहा। हम जब पढ़ाते हैं उससे ज्यादा व्यूज डेफिनेटली ऐसी चीजों पर ज्यादा आते हैं। अलावा तो हर चीज में ध्यान होता है, हर चीज में होता है। और जब दूसरे टीचर्स देखते हैं कि यार इनका ये वीडियो इतने व्यूज लेकर गया है, तो हम भी उस तरफ काम करें। फिर वहीं पे वो मोटिवेशन वाला या फियर वाला जो पार्ट होता है, वहां पे टीचर्स वैसा अपना काम शुरू कर देते हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि बहुत कम ही लोग ऐसे हैं इस समय जो टीचर्स हैं जिनका अच्छा नाम है या जो अच्छे प्लेटफॉर्म पे, वो इस बात को समझते हैं कि नहीं, ये चीजें गलत हैं। लेकिन हाँ, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, बट सब ऐसे हो ये भी कहना गलत है। और हाँ, थोड़ा मोटिवेशन, और एक्चुअली मोटिवेशन भी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हो तो बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में होते हैं, नेगेटिव चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोगों को आपको सुनना होता है, हर कोई आपसे एक्सपेक्ट करता है कि कब आपका जॉब लगेगा, कब आपका सिलेक्शन होगा। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैं हमेशा स्टूडेंट को यही एडवाइस करता हूं कि आप मोटिवेशन के पीछे जाइए, लेकिन मोटिवेशन बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेगा अगर आपने किसी और से लिया है तो। क्योंकि मोटिवेशन, मेरा मानना है कि स्पार्क की तरह काम करता है, कि हाँ, एक चिंगारी लग गई है, लेकिन उसको आग में बनाए रखने का काम हमेशा स्टूडेंट का है। कोई भी सोर्स से मोटिवेशन एक वन टाइम मिलेगा जो ज्यादा दिन नहीं रहेगा। तो अगर मैं इतने सिलेक्शंस ले चुका हूं, या जो दूसरे टॉपर्स हैं या स्टूडेंट सक्सेस होते हैं, उसके पीछे रीजन है सेल्फ मोटिवेशन। जब तक आप उस आर्ट को नहीं सीखोगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो स्टूडेंट को हमेशा सेल्फ मोटिवेशन की तरफ जाना चाहिए कि अपने आप को मोटिवेट हम कैसे रखें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कोई भी वीडियो, यूट्यूब, बुक्स कुछ दिन हेल्प करेगी, बस उससे ज्यादा नहीं कर सकते वो। जैसे जब हम सक्सेस की बात करते हैं तो कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि आजकल सक्सेस टैलेंट से ज्यादा पैसे और रिसोर्सेज पे बेस्ड है। तो व्हाट अबाउट दैट? अगर गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन की बात करें तो मुझे ऐसा नहीं लगता है यहाँ पर, क्योंकि आज भी आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत ही यहाँ पे मैटर करेगी, क्योंकि चीज़ें बहुत फेयर हैं। आपका ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट है या 12th तक क्या सब्जेक्ट था, कितने परसेंटेज थे, ये आज भी मैटर नहीं करते हैं। अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया है, कुछ भी आपके परसेंटेज है, तो भी आप
मतलब जिसके 90% एंड अबव है या जिसके 40% है, दोनों एक ही एग्जाम में बैठने का इक्वल वहां पे रखते हैं. सो मुझे लगता है कि सारी चीजें एफर्ट पे डिपेंड करती है कि आप कितने एफर्ट्स लगाते हैं. तो पैसा या फैसिलिटीज और बाकी चीजें मैटर नहीं करती है. हालांकि ये भी हम स्टूडेंट्स को बार बार समझाते हैं कि आपका जो पास्ट रहा है, जिन चीजों से आप आए हो, कभी उस पर मत जाओ कि काश मेरे पास ऐसा होता, काश मेरे माता पिता अच्छे घर में हो, अच्छा मतलब पैसा होता, या हम बड़े शहर में पैदा हुए होते, या हम अच्छे इंग्लिश मीडियम में पढ़े होते. क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बच्चे वाकई में बहुत लोअर बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं. नॉट ऑल, बट मेजोरिटी उन्हीं बच्चों की होती है. कहीं ना कहीं ये चीज उनके दिमाग में आती है कि काश हमारे पास ये सब चीजें होती. बट मैं अपने एक्सपीरियंस से और अभी तक जो लाखों विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया, उनके एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि चाहे टैलेंट हो, चाहे मनी हो, चाहे कोई चीज हो, ये मैटर ही नहीं करती है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके प्रेजेंट के एफर्ट्स. आप सारी चीजों को भूलकर आज कितनी मेहनत कर रहे हो, वो चीज आपको सक्सेस दिलाएगी. तो बाकी सब चीजें मिथ है, एफर्ट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें. तो जैसे अब हम मिथ्स की बात कर रहे हैं, सो जो स्टूडेंट्स टॉप करते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, क्या सच में वो लोग 16 से 18 घंटे दिन के पढ़ते हैं, या ये भी एक मिथ है? ये बहुत बड़ी मिथ है कि 16-18 घंटे पढ़ने वाले टॉप करते हैं. हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने रैंक 1 अलग अलग एग्जाम्स में लेकर आए हैं, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, मेरा या स्टूडेंट का सबसे पहले यही होता है कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, आप दिन में पढ़ते थे, रात में पढ़ते थे. क्योंकि स्टूडेंट्स ने बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स अपने माइंड में सेट कर लिए कि शायद इतने घंटे पढ़ेंगे तो ही सिलेक्शन होगा, रात में पढ़ने पे ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस होते हैं, दिन की पढ़ाई अच्छी नहीं होती है. सब मिथ है, कुछ भी नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप, मतलब मैं सबसे पहला लेसन स्टूडेंट को यही देता हूं कि आप हमेशा क्वालिटी पे फोकस करिए रादर देन क्वांटिटी. अगर आप 12 घंटे भी पढ़ रहे हो, एक नॉर्मल स्टडी कर रहे हो, और अगर आपने 6 घंटे फोकस के साथ स्टडी करी है, तो वो उस 12 आवर्स को बीट कर सकती है. फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कैसे उस चीज को मैनेज किया है. सो कोई भी स्टूडेंट कभी ना समझे कि मैं 12 घंटे 15 घंटे पढ़ लूंगा तो ही सिलेक्शन होगा, उससे कम में नहीं होगा. और कॉम्पिटिटिव, मतलब अगर मैं यूपीएससी हटा दूं तो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, पुलिस के जो एग्जाम्स होते हैं, 6 to 8 आवर्स मैक्सिमम. अगर बहुत ही ज्यादा कोई स्टूडेंट वीक है, 10 आवर्स मोर देन इनफ है. बस फोकस स्टडी हो और कंसिस्टेंट हो कि ऐसा नहीं कि आज 2 घंटे पढ़े हैं, फिर इसके बाद कभी 6 घंटे पढ़ लिया, फिर 4 दिन छुट्टी, कुछ पढ़ा ही नहीं है. वो कभी काम नहीं आएगा. कंसिस्टेंट एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ आवर्स बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं. तो जैसे आजकल इतने सारे मेथड्स हैं पढ़ने के, ऑनलाइन हो गया, एप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब है, सो क्या ये अलग अलग मेथड्स ट्रेडिशनल कोचिंग को रिप्लेस कर सकते हैं? मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट अलग होता है. हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने वाला बच्चा सक्सेसफुल हो ही जाएगा और यूट्यूब से पढ़ के बच्चा सिलेक्ट नहीं होता हो या ऑनलाइन कोर्सेज से नहीं होता हो. हर एक बच्चे का अपना एक पढ़ाई करने का तरीका है, हर एक बच्चे का अपना एक माइंडसेट है. मैं जनरली जब ऑफलाइन और ऑनलाइन को कंपेयर कराना होता है तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि आपको ये सिर्फ एक ही फैक्टर पे आपको चॉइस करनी है. अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हो कि हाँ मैं घर पे रह के भी अपने आप को डिसिप्लिन में रख सकता हूं, तो आप ऑनलाइन पे जाओ. अगर आपको लगता है कि नहीं, जब तक कोई मुझे डांटेगा नहीं, जब तक मैं किसी को देखूंगा नहीं, या जब तक कोई मुझे प्रेशराइज नहीं करेगा तब तक मैं नहीं पढ़ सकता, तो आपको ऑफलाइन पे जाना चाहिए. अगर ऐसा है कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा हम पुअर बैकग्राउंड से हैं, पैसा ही नहीं है, तो फिर यूट्यूब पे आप जा सकते हो. अच्छी बुक्स हैं मार्केट में, आप उन पे जा सकते हो. तो हर एक बच्चे को अपना लुकआउट मतलब एक देखना पड़ेगा कि वो क्या पोटेंशियल रखता है, उसके पर्सनल कंडीशंस क्या हैं. बाकी जैसे हर साल हमारे इंस्टीट्यूट से हजारों बच्चे सिलेक्ट होते हैं और सभी का नंबर लगभग इक्वल होता है. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑफलाइन से सिलेक्ट हुए हैं, कुछ ऐसे जो ऑनलाइन से हुए हैं. यूट्यूब से पढ़ के बहुत बच्चे हमें मिलते हैं कि सर हम तो बस यूट्यूब से पढ़ के ही हमने सिलेक्शन लिया है. तो आई थिंक हर एक जो प्लेटफॉर्म है वो इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है. सबसे इंपॉर्टेंट है आप मेहनत कर रहे हो या नहीं. अगर ऑफलाइन भी आपको माता पिता ने बस भेज दिया है, फीस रख दी है, प्रेशर आपको दे दिया है और आप मेहनत नहीं कर रहे हो, तो ऑफलाइन में भी सिलेक्शन नहीं होगा. सो इट्स ऑल अबाउट एफर्ट्स कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो आप उसके कितने अच्छे से उसको यूटिलाइज कर रहे हो
और अपने आप को डिसिप्लिन में रख रहे हो, सक्सेस के चांसेस हर एक, कई लोग केवल बुक्स से ही पढ़ के सिलेक्शन ले लेते हैं, प्रैक्टिस बुक्स उन्होंने ले ली, कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड किताबें ले ली और उससे भी सिलेक्ट हो रहे हैं। सो आप कैसे मेहनत कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। So, what is your idea of education beyond exam preparation? इस पे मैं ज़रूर ये सोचता हूँ, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट से मिलता हूँ, और स्टूडेंट नहीं मतलब मैं इवन जब 40 इयर्स 50 इयर्स के लोगों से भी मिलता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ, हमारे देश में एजुकेशन का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, या जो एक जिसको हम कहते हैं ना बेसिक एलिमेंट्री जो एजुकेशन होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो लैक करता है। क्योंकि स्टूडेंट जो प्रेशर हमेशा फील करता है, सोसाइटी का एक प्रेशर होता है, मैं बहुत हद तक समझता हूँ कि ये एजुकेशन, लैक ऑफ राइट एजुकेशन यहाँ पर है इसका रीजन। और बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं, जैसे मैं जब भी, आई एम श्योर कि आप भी ड्राइव करते होंगे या ट्रैफिक में होते होंगे, आपको लगता होगा यार ये कैसे गाड़ी चला रहा है, या रेड सिग्नल है जंप कर दिया, ये चीजें हैं। मुझे लगता है कि हर एक छोटी चीज हमारे एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। हमें कभी भी ट्रैफिक के बारे में स्कूल में या किसी बुक में या कहीं पे वो नहीं पढ़ाया, हम जनरली बड़े हुए हैं और देखकर ही सीखा है हमने। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो नागरिक हों, हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छा करें, देश के लिए अच्छा करें, लेकिन कभी भी उसके लिए पढ़ाया या सिखाया नहीं जाता है। और ये एक एग्जाम्पल नहीं, ऐसी मैं दसों चीजें गिना सकता हूँ कि जहां पे हम एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से कि वो ऐसी चीजों में समझें, लेकिन वो हमारे एजुकेशन का पार्ट नहीं है। दूसरा एक्सपीरियंस ही सीख जाए अपने आप। हाँ, दूसरा कि जो एक प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो हमारा बहुत लैक करता है। कई लोग सीख जाते हैं, कई लोग लाइफ टाइम नहीं सीख पाते हैं। और दूसरा, मुझे इस चीज पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब बिलीव होता है कि हमें लाइफ को जीना कभी नहीं सिखाया जाता है। मतलब जैसे एग्जाम्स में आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि हमें कभी ये सिखाया ही नहीं जाता है कि उस प्रेशर को हैंडल कैसे करना है, या नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या डिप्रेशन की स्थिति बनती है, एंजाइटी होती है, इन चीजों से फाइट कैसे करना है। क्योंकि ये जो सब्जेक्टिव नॉलेज है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को सीखें कि हाउ टू डील विद ऑल दिस थिंग्स। ये चीजें लाइफ में आनी है, हर एक की लाइफ में कभी ना कभी ये चीजें आती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इसे कहीं सिखाया नहीं जाता, कहीं पढ़ाया नहीं जाता है। सो एग्जाम प्रेशर की जो मैं बात कर रहा था, एग्जाम, एक बच्चा स्कूल के टाइम से लगभग 25-30 की एज तक एग्जाम्स को फेस करता है, लेकिन उस प्रेशर को झेलना कभी नहीं सिखाया जाता है कि कैसे उसको डील करना है, कैसे उसका सामना करना है। ये एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए कहीं ना कहीं, मुझे लगता है। यही हम प्रयास करते हैं, फिर यहीं पे टीचर्स का रोल होता है, यहीं पे फिर यूट्यूब और बाकी चीजें होती हैं, कहीं पे बच्चा सही नॉलेज ले लेता है, कहीं पे नहीं वो ले पाता है। और कभी कभी इसी चीज को स्टूडेंट इतना बड़ा मान लेता है। मैं हमेशा सिखाता हूँ कि एग्जाम या जॉब की प्रिपरेशन या कुछ भी आप कर रहे हैं, लाइफ बहुत बड़ी है और ये उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो आपको डील करना आना चाहिए। लेकिन जब इसके बारे में नहीं पता होता है तो हम उसको इतना बड़ा मान लेते हैं कि अगर एक 10th क्लास में ही बच्चा फेल है तो वो भी सुसाइड कर लेता है। हमें बाद में, आज हमें समझ में आता है कि उस समय हमने अच्छे परसेंट बनाए या कम बनाए, इक्वल है, मतलब डजंट मैटर। बट उस एज में ये चीज बच्चे को नहीं पता है कि ये कितनी छोटी चीज है लाइफ के आगे। सो ऐसी बहुत सारी चीजें जो मुझे लगता है, जो आपने कहा कि बियॉन्ड मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये चीजें हमारे एजुकेशन का पार्ट कहीं ना कहीं होनी चाहिए, जो बच्चों को हम बचपन से इन चीजों को सिखाएं। सो जैसे आपके इतने एक्सपीरियंस से एंड सब चीज़ों से, इवन बियॉन्ड एजुकेशन, सो हमारी ऑडियंस के लिए आपकी ऐसी एक क्या एडवाइस है जो उनको लाइफ जीना सिखा सकती है? देखिए, एग्जाम्स, जॉब्स, पैसा कमाना, ये सब एक तरफ है। मैं इस चीज पे बहुत बिलीव करता हूं कि आपको सबसे पहले आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, खुश रहना आना चाहिए। आपको ये आर्ट सीखना पड़ेगा कि लाइफ में खुश कैसे हो। अब यहाँ पे भी एक चीज होती है, हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास पैसा होगा, अच्छी जॉब होगी, अच्छी अर्निंग होगी तो ही हम खुश रह सकते हैं। तो मैं, या आप भी जानते होंगे कि ऐसे कई लोग आपके सर्कल में होंगे या आपने देखे होंगे कि उनके पास बहुत पैसा है बट वो खुश नहीं है। सो इट मीन्स कि पैसे का और हैप्पीनेस का कोई कनेक्शन नहीं है। आपके पास कम है तब भी आप बहुत खुश रह सकते हो, और आपके पास बहुत ज्यादा है तब भी कोई गारंटी नहीं कि आप खुश रह सकते हो। तो ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। पैसा कमाना एक अलग चीज है, खुश रहना एक अलग चीज है। और मैं इस चीज को हमेशा स्टूडेंट को समझाने की कोशिश करता हूं कि लाइफ में जो भी है, फर्स्ट थिंग कि आप हर चीज को डील करना सीखो, हर चीज से लड़ना सीखो बजाय भागने के, लेकिन हर एक चीज में जो है उसमें खुश रहना भी सीखो।
सो मैं इस बात को समझता हूँ कि हर एक इंसान जो भी है उसमें वो बहुत खुश रह सकता है। जनरली चीजें कंपैरिजन से आती हैं कि जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं कि उसके पास ये है मेरे पास नहीं है। हर एक की अपनी लाइफ है, हर एक के अपने एफर्ट्स हैं, वो चीज अगर हम थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि अगर जो रिचेस्ट लोग हैं वो भी, उन पर भी कंपटीशन का इक्वल प्रेशर है कि जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, उन्हें भी दिन रात इस बात की टेंशन है कि मुझे अपनी पोजीशन को मेंटेन करना है। अगर मैं सेकंड पे हूं मुझे फर्स्ट पे आना है, सेकंड पे हूं मैं थर्ड पे ना चला जाऊं। प्रेशर हर एक के पास है, बट लाइफ को एंजॉय करना, खुश रहना, ये एक बहुत अलग चीज है जिसको हम जनरली पैसे से, इन चीजों से कनेक्ट कर लेते हैं, बट वैसा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। I think that is very true. So today we'll sum up this session here. Sure. Thank you so much, and we will wait for another one soon. Thank you, and once again, thank you for inviting me here. You're most welcome. Thank you. Thank you.